हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी के क्रम में आज एक और अंक आपके सामने है। 50 प्रश्नों का जीएस का सेट, प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे हैं लगातार आपके लिए, और आपका सिर्फ एक ही काम है, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। शेयर जरूर करें दोस्तों। रोजाना शाम 7 बजे आपके समक्ष ये हाजिर होगा, लाइव क्लास के रूप में यह आएगा और फुल्ली डिस्कशन के साथ एक एक चीज़ों को आप यहाँ पे समझ सकेंगे, आपकी तैयारी पुख्ता होगी। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग चलते हैं। पहला प्रश्न जो है, पहला जो प्रश्न है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात बताना है। तो ऑप्शंस आप यहाँ पे देख लें। देखिए, दो तरह के जो ऑप्शन है इसमें ध्यान देना है। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई के अनुपात की अगर चर्चा हो रही है तो यहाँ पे आप देखें 3:2 का है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। और इसके अगर अपनाने की बात की जाए तो यह 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। संविधान सभा के द्वारा, ये महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगर डिजाइन की बात करें तो सबसे पहले इसे डिजाइन किसने किया था? तो डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया। ठीक है, इसे भी आप याद कर लें, नोट डाउन जरूर करते जाएं, एक एक प्रश्न को ध्यान से समझें दोस्तों। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। संविधान सभा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को इसे अपनाया था। डिजाइन किसने किया था? पिंगली वेंकैया के द्वारा। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। अगला नंबर सवाल कहता है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? बहुत आसान है, आप जरूर इसे टिक करें, लगाएं। रेड क्लिफ रेखा, डुरंड रेखा, मैकमोहन रेखा। अगर रेड क्लिफ रेखा की बात करें तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। जबकि डुरंड रेखा की बात करें तो ये अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में है। ठीक है, यानी कि भारत के बीच में है। ठीक है, डुरंड रेखा हो गया। मैकमोहन की बात करें तो यह चीन और भारत के बीच में है। चीन और भारत के बीच में यह रेखा है। ठीक है, तो इसे याद रखें। आपका सही जवाब हो जाएगा मैकमोहन रेखा, जो कि सीमा निर्धारित करती है भारत और चीन की। अगले नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। तीसरा नंबर सवाल, तीसरा कहता है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होती है? किस मानसून की चर्चा यहाँ पे की जा रही है? ध्यान से हमेशा क्वेश्चन को पढ़ा करें। पश्चिमी समुद्री तट पे यहाँ पे बात की जा रही है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा यहाँ पे बारिश की जाती है। अगर मानसून की बात करें तो मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? मानसून अगर सबसे पहले पहुँचता है कहाँ? केरला में। सबसे पहले केरला में पहुँचता है। ठीक है, और यह कब पहुँचता है? तो जून के पहले सप्ताह में पहुँचता है। जून के पहले सप्ताह में, इसे हमेशा याद रखें। ठीक है, मानसून सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? केरल में पहुँचता है, जून के पहले सप्ताह में पहुँचता है। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। चौथा नंबर सवाल कहता है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय की बात कर रही है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? ये देहरादून है। चौथा नंबर सवाल का सही जवाब हो गया। पांचवा नंबर देखें, विश्व के कुल वन क्षेत्रफल, कुल जो वन क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत भारत में है? ये सवाल है। तो सबसे पहले अगर बात करें पूरे विश्व की, तो विश्व में कितना प्रतिशत है? विश्व में यह है 31%। पूरे विश्व में जंगल जो है, वन की मात्रा कह सकते हैं, वन का प्रतिशत। ठीक है, वन का प्रतिशत कितना है? 31% पूरे विश्व में। अगर भारत की बात करें तो भारत में कितना है वन प्रतिशत? ये 24.62 है। इसे भी याद रखें, भारत में जो वन का प्रतिशत है वो 24.62% है, और पूरे विश्व का भारत में जो
है, ये 2.82% है, यानी कि 5 का सही जवाब हो जाएगा 2.82%। ये आंकड़ा भी आप जरूर याद करें, खास करके ये आंकड़ा याद रखें, 24.62% का आंकड़ा। अगला नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। भारत के प्रमुख वनस्पति पूछ रहा है कौन सी है, तो भारत का जो प्रमुख वनस्पति है वो पतझड़ वन है, पतझड़ वन है। छठा नंबर सवाल हो गया। सातवां नंबर सवाल पे हम लोग चलेंगे। सातवां नंबर सवाल देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? मिट्टी कितने प्रकार के हैं? तो भारत में मिट्टियों को 8 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें लाल है, लेटराइट है, जलोढ़ है, काली है, काली को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक मात्रा में पूरे भारत में फैला हुआ है, तो जलोढ़ मिट्टी इसका सही जवाब हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल देखें, भारत में खनिज के भंडार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? चट्टान हम बताए थे, चट्टान 3 प्रकार के होते हैं, एक अवसादी चट्टानें होती है, एक कायांतरी चट्टानें होती है और आग्नेय चट्टानें होती है। 3 तरह के चट्टानें होती है, लेकिन जो खनिज तेल का भंडार होता है वो अवसादी चट्टानों में मुख्यतः पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। अगला देखेंगे 9वां नंबर सवाल, भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो अंकलेश्वर जो उत्पादन किया जाता है या यहाँ पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अंकलेश्वर में किस चीज का उत्पादन किया जाता है? पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। अंकलेश्वर की बात करें तो कहाँ है यह? गुजरात में। अंकलेश्वर कहाँ है? गुजरात में है। तो पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है अंकलेश्वर। अगला नंबर सवाल देखेंगे, 10वां नंबर सवाल, भारत में पहली बार जनगणना की बात की गई है। भारत में पहली बार जनगणना कब की गई थी, इसका विस्तार हम देखेंगे। तो जनगणना की अगर बात की जाए तो सबसे पहले जनगणना 1872 ईस्वी में की गई थी। किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में पहली बार जनगणना भारत में की गई थी 1872 ईस्वी में। उसके बाद 1881 ईस्वी में जनगणना की गई थी। दूसरी बार जनगणना जो की गई थी 1881 ईस्वी में रिपन के समय में, रिपन जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसके समय में 1881 ईस्वी में दूसरी बार जनगणना किया गया था। और यहाँ से हर 10 वर्षों पर जनगणना की जाती है, हर एक 10 वर्षों पर जनगणना की जाती है यहाँ 1881 के बाद से। एक और चीजें इसमें जानने योग्य चीजें हैं कि 1921 का जो जनगणना हुआ था, 1921 का जो जनगणना हुआ था, इसे महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी गई है। महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी गई है 1921 के भारतीय जनगणना को। तो इस तरह से हर पॉइंट को आप याद करें। उसके बाद आगे देखेंगे 11 नंबर सवाल कहता है मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत जो है ये कालिदास की रचना है। मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। इस पुस्तक और उसके लेखक जरूर याद रखें। 12 नंबर देखें, लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती, नाम पे ना जाए दोस्तों, नाम पे नहीं जाए, हर पुस्तक को देखें। जैसे कि अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है उसमें राजनीति से संबंधित बातों का वर्णन है, न कि अर्थशास्त्र से संबंधित। उसी तरह से ये लीलावती पुस्तक जो है, ये लीलावती पुस्तक नाम भले है लेकिन इसमें जो वर्णन किया गया है ये गणित के बारे में लिखा गया है। और इसके जो लेखक हैं ये भास्कराचार्य हैं। इसे याद रखें, लीलावती पुस्तक के लेखक हैं भास्कराचार्य। लीलावती पुस्तक का संबंध गणित से है। आगे देखें 13 नंबर, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त को माना जाता है। विशाख दत्त हैं मुद्रा राक्षस लेखक के। ठीक है, उसके बाद आगे देखें 14 नंबर सवाल। 14 नंबर में कहता है भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित है? किस अनुसूची की बात की जा रही है? तो सबसे पहले आपको यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जिस समय संविधान बना था तो संविधान में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 अनुसूची थी, सिर्फ 8 अनुसूची। ठीक है, उसके बाद संविधान संशोधन होते गए और अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई? 12। अभी संविधान में 12 अनुसूची है।
वर्तमान में, याद रखना है इस चीज को, वर्तमान में ये 12 की संख्या में पहुंच गई है अनुसूची। पहले यह 8 अनुसूची हुआ करती थी। अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है। अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है। सर्वप्रथम जिस समय संविधान बनकर तैयार हुआ था, संविधान का निर्माण हुआ था, तो उस समय की बात अगर हम करें तो उस समय की अगर हम बात करें तो अनुसूची में जो भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया था वो 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था। 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया था, याद रखना है। उसके बाद संविधान संशोधन होते गए और इस समय भारतीय संविधान में भाषाओं की अगर बात करें तो 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है वर्तमान समय में, ठीक है। 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है, तो इसको याद रखना है। कहाँ है? अनुसूची 8 में भाषाओं का वर्णन है, भारतीय राजभाषा का वर्णन है, 22 वर्तमान भाषाएं हैं। उसके बाद आगे देखेंगे 15 नंबर, तुलबुल परियोजना किस झील पर है? किस झील पर क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताना है ये बुल्लर झील पर है। बुल्लर झील कहाँ है? तो यह है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है, इसे भी याद रखें। अगला नंबर सवाल पे चलेंगे। 16 नंबर सवाल, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? देखिए, भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सबसे महत्वपूर्ण, तो इसे माना जाता है अनुच्छेद 32। और किसके अनुसार? डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों माना गया है ये जान लें। सबसे पहले आप मौलिक अधिकार के बारे में जान लें। मौलिक अधिकार जिसे फंडामेंटल राइट भी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकार की बात करें तो सबसे पहले जो मौलिक अधिकार संविधान में वर्णित थे वो 7 प्रकार के वर्णित थे, लेकिन बाद में एक हटा दिए गए और अब जो मौलिक अधिकारों की संख्या है ये 6 है। मौलिक अधिकारों की अगर हम चर्चा करें तो मौलिक अधिकार अभी कितने हैं? 6 हैं। और इसका जो वर्णन किया गया है संविधान में जो वर्णन किया गया है ये 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद में किया गया है। अनुच्छेद कितना में किया गया है? 12 से 35 अनुच्छेद में। अगर भाग की बात करें तो भाग 3 में यह वर्णित है। भाग 3 में वर्णित है। अनुच्छेद 32 में क्या कहता है? उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, न्याय यहां से मिल सकता है। मौलिक अधिकार हमें अगर लागू नहीं किया जा रहा है, हमें नहीं मिल रहा है, तो अनुच्छेद 32 कहता है कि हम न्यायपालिका से लड़कर, न्यायालय से लड़कर हम अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है अनुच्छेद 32 के अनुसार। और यही कारण है कि डॉक्टर अंबेडकर इसे महत्वपूर्ण मानते हैं, इस अनुच्छेद को। अब आगे हम लोग देखेंगे वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है ये बताना है। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे जो मनाया जाता है वो 8 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो ये जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। याद रखना है इस चीज को। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। इन सब चीजों को जरूर याद रखें। अब आगे देखेंगे अगला सवाल, निम्नलिखित में से किससे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? तो कहवा पतन ये सेंटोस को बोला जाता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। आगे देखें नंबर 19वां 1857 के गदर यानी कि क्रांति भी कह सकते हैं, गदर को क्रांति भी कह सकते हैं, किस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 जब हुआ था तो 1857 से पहले लॉर्ड डलहौजी था। 1848 से 1856 तक ये लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल था, ठीक है, लॉर्ड गवर्नर जनरल था। उसके बाद 1856 से ही 61 तक कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग थे 1856 से 61 तक। तो जाहिर सी बात है 1857 के समय
कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल जो कौन थे? वो लॉर्ड कैनिंग थे। उसी समय 1857 ईस्वी में क्रांति हुई थी और क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में ये गवर्नर जनरल जो था वो भारत का वायसराय के रूप में भारत का वायसराय कन्वर्ट हो गया। पहले भारतीय गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता था, जिसे 1858 ईस्वी में वायसराय के नाम से जाना जाने लगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ भी बनता है, लॉर्ड कैनिंग जो था भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और भारत का सबसे अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की अगर बात करें तो लॉर्ड कैनिंग था। ये दोनों जरूर याद रखें, यहाँ पे 2 क्वेश्चंस एराइज होते हैं, याद रखें इस चीज को। अब अगला देखेंगे 20 नंबर, विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी। तो विंध्याचल और सतपुरा के बीच जो नदी बहती है ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी याद होगा दोस्तों, नर्मदा नदी के तट पर ही पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था। अगला नंबर 21 नंबर देखें, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 21 जनवरी को, तो 21 जनवरी को जो जन्मदिन मनाया जाता है ये गुरु गोविंद सिंह का जन्म तिथि है 21 जनवरी। जबकि सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो ये 23 जनवरी है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्म तिथि मनाया जाता है। आगे देखें 22 नंबर, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है? तो भारत रत्न जो कि भारत का सबसे बड़ा रत्न है, पुरस्कार की श्रेणी में आता है। अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को 2015 में भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न से नवाजा गया था। एक और शख्स थे जिसे सचिन तेंदुलकर थे। तो ये तीनों को 2015 ईस्वी में भारत रत्न को संयुक्त रूप से दिया गया था। के.आर. नारायणन इसका सही जवाब हो जाएगा। के.आर. नारायणन को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। अगला देखें 23 नंबर, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग पर्व और राज्य को जरूर याद रखें, लोक नृत्य को याद रखें, भाषा को याद रखें। राजधानी तो बहुत आसान है, बाकी इन चीज़ों पर ज़्यादा पकड़ बनाएं ताकि आपको बहुत फायदा मिल सके। तो ये जो लोसांग उत्सव है ये सिक्किम में मनाया जाता है। हर एक चीज़ों पर आप ध्यान देते जाएं। 24 नंबर, भारत में पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। किन्हें कहा जाता है पुनर्जागरण का जनक? तो आसान है, ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? वेद 4 हैं, चारों का नाम यहाँ पे देख लें, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद, 4 वेद होते हैं। और शास्त्रीय संगीत का जो वर्णन मिलता है ये हमें सामवाद से मिलता है, सामवाद में। आगे देखेंगे 26 नंबर, मधुबनी लोक कला। देखिए नाम से ही आपको पता चल गया होगा ये बिहार से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार परीक्षाओं में आते हैं। दिलवारा जैन मंदिर, दिलवारा का जो मंदिर है इसे जैन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यह कहाँ है? माउंट आबू में है। माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, माउंट आबू कहाँ है? राजस्थान में है। और यहीं पे दिलवारा मंदिर है, माउंट आबू। अगला है विश्वविख्यात रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन की चर्चा की गई है। तो रॉक गार्डन जैसे ही आता है आप आंख बंद करके इसका आंसर चंडीगढ़ मार दें। ठीक है, चंडीगढ़ में स्थित है रॉक गार्डन। आगे देखें ठीक है, आगे देखें 29 नंबर सवाल है, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु की चर्चा की गई है। तो ये ऑलरेडी पहले से पाया जाता है, इसको एरीसिया कोलाई भी बोला जाता है, एस्चेरिचिया कोलाई भी बोला जाता है। आगे देखेंगे 30 नंबर, सार्स क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। सार्स क्या है? एक विषाणु जनित वायरल इन्फेक्टेड डिजीज है सार्स। ठीक है, आगे देखें, सामान्यतः अंकुरन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? देखिए हवा, ताप, जल को तो एकदम आवश्यक है।
अंकुरन के लिए, लेकिन प्रकाश अगर नहीं भी मिलता है तो अंकुरन में कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। आगे देखेंगे, लौंग होता है एक, क्या होता है, शुष्क पुष्पकलिका, कली से बनाया जाता है लौंग को। आगे देखें 34 नंबर, किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। ये सब इजी है, महत्वपूर्ण है, इसे नजरअंदाज ना करें। तो ये सोयाबीन है, सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। 34 नंबर सवाल देखें, लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस आप जानते होंगे क्षार और अम्ल का सूचक होता है। इसे प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, इसे प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। लाइकेन किस चीज से बनता है, शैवाल से। लाइकेन किस चीज से बनता है, शैवाल से और कवक से, ध्यान देना है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखेंगे, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, जल का परिवहन, ठीक है, तो ये होता है जाइलम के द्वारा। जाइलम के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है, एक जगह से दूसरे जगह संचरण करता है। अगला नंबर सवाल 36, पादपों में जल तथा खनिज लवण, अभी सेम क्वेश्चन था, इसका सही जवाब जाइलम हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, संचालन किसके द्वारा किया जाता है, जाइलम के द्वारा किया जाता है। आगे है रीचर स्केल, किसके नापने में प्रयोग किया जाता है। देखिए रीचर स्केल जो होता है इसे रिएक्टर स्केल्स के नाम से भी जानते हैं, और यह भूकंप की तीव्रता को मापता है। यह किसकी तीव्रता को मापता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है। अगर शरीर के ताप की बात करें तो इसे फैदोमीटर मापता है, ठीक है, फैदोमीटर, सॉरी, शरीर के ताप को मापता है थर्मामीटर, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं समुद्र की गहराई, इसे मापता है फैदोमीटर। फैदोमीटर याद रखें, फैदोमीटर, फैदोमीटर समुद्र की गहराई को, शरीर के ताप को थर्मामीटर मापता है। आगे देखेंगे, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है, तो यह कमी होती है प्रोटीन की कमी। प्रोटीन की कमी से कुपोषण होता है, याद रखना है। 39 नंबर सवाल, 39 नंबर सवाल को आप देखें, 39 नंबर सवाल को यहाँ पे, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक, लोहा में जंग लगता है, इसका मुख्य कारक क्या है, तो इसका जो सबसे मुख्य कारक है ये ऑक्सीजन होता है। देखिए लोहे में जंग लगना, ढेर सारे इससे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है, रासायनिक क्रिया है, ये भी आप याद रखें, जो कि ऑक्सीजन के सहयोग से होता है। उसके बाद जंग लगने के बाद इसका जो है भार बढ़ जाता है, भार जो होता है वो बढ़ जाता है, ये भी याद रखना है। ये इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है आप इसे जरूर याद रखें। इससे 4 तरह के प्रश्न एराइज होते हैं, जैसे कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ये कौन सी क्रिया है, तो रासायनिक क्रिया है, भौतिक क्रिया ये नहीं है। इससे क्या हो जाता है, जंग लगने के बाद भार जो होता है लोहे का बढ़ जाता है। ये बहुतों बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैक नंबर संबंधित है, मैक नंबर की अगर चर्चा की गई है तो ये हवाई जहाज की गति से संबंधित है। मैक नंबर बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है ये। देखिए ये इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखिए, क्या कहता है, किण्वन प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका उत्पादन आवश्यक रूप से होता है। किण्वन जब प्रक्रिया होता है तो इथाइल अल्कोहल का जो उत्पादन होता है वो एकदम नीड है, आवश्यक है। आगे देखिए 42 नंबर, अप्राकृतिक रूप से फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अप्राकृतिक रूप से कहने का मतलब है कि एक तो प्राकृतिक रूप से फल जो होते हैं वो पेड़ पर पकते हैं, लेकिन उसको कच्चा तोड़कर जब हम घरों में पकाते हैं तो इसका उपयोग किया जाता है एथिलीन का प्रयोग किया जाता है उसको पकाने के लिए। आगे देखें, ये 43 नंबर सवाल है, किस वैज्ञानिक ने वंशानुगति के सिद्धांतों को खोजा था। तो वंशानुगत के जो सिद्धांत को खोजा गया था वो मेंडल के द्वारा किया गया था, मेंडल ने खोजा था, और ये जो प्रयोग किया था ये मटर के पौधों पर किया था। तो इसे भी आप याद रखें, ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे 44 कहता है नई आर्थिक नीति, नेप मतलब होता है न्यू इकोनॉमी, ठीक है, पी से पॉलिसी, तो न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, और ये किसने दिया था, लेनिन ने दिया था। नई आर्थिक नीति किसने दिया था, लेनिन ने दिया था।
अगला नंबर सवाल 45, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? अंग्रेजी शिक्षा की अगर यहाँ पे बात की जा रही है तो यह मैकाले के द्वारा शुरू किया गया था। मैकाले के द्वारा अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत भारत में की गई थी। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर पूछ रहा है। भू राजस्व की जो दर थी वो भिन्न भिन्न राजाओं के शासनकाल में भिन्न भिन्न था, लेकिन अगर धर्मशास्त्र की बात करें तो 1/6 था, यानी कि छठा भाग था। आगे देखें 47, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संस्था का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है लौसाने। यह कहाँ है? लौसाने में है। और ये कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, लौसाने कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। आगे 48, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? स्पोर्ट्स में भी आप ढेर सारी चीज़ों को याद करें, खास करके कप से संबंधित जो भी पुरस्कार है, प्राइज है और खेल से संबंधित याद रखें। करेंट में भी खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह पोलो हो जाएगा। इसका सही जवाब पोलो हो जाएगा। 49 नंबर सवाल देखेंगे, बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला। देखिए जनगणना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनगणना आप जरूर पढ़ें। जनगणना, ठीक है, जनगणना जिसको अंग्रेजी में सेंसस कहते हैं। ठीक है, जनगणना जरूर आप पढ़ें। 2011 की जनगणना से ही सारे क्वेश्चंस अराइज होंगे। भारत की भी जनगणना और बिहार की भी जनगणना। भारत की जनगणना से क्वेश्चंस अराइज होंगे और बिहार की जनगणना से भी क्वेश्चंस अराइज होंगे। एक एक चीज़ों को, जो भी पहलू है उसमें सब चीज़ों को पढ़ें। सबसे कम लिंगानुपात की बात की जा रही है, तो सबसे कम लिंगानुपात मुंगेर का है। ये बिहार की बात करें। अगर पूरे भारत की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम लिंगानुपात है। सबसे कम लिंगानुपात की अगर बात करें तो कहाँ है? हरियाणा में है। जबकि अगर बिहार की बात करें तो मुंगेर जिला में है। अगला और अंतिम सवाल आज का है, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात, उसमें कम है इसमें अधिक है, तो कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक है? तो जाहिर सी बात है ये गोपालगंज जिला है। आप जानते होंगे गोपालगंज जिला में सर्वाधिक लिंगानुपात है। और उसी तरह से अगर भारत की बात करें तो भारत में अगर सर्वाधिक की बात करें तो कहाँ है? केरल में है। सर्वाधिक केरल में है। जहाँ शिक्षित है, शिक्षण ज़्यादा है, शिक्षा का जो प्रतिशत है वह ज़्यादा है, तो लिंगानुपात भी अधिक होगा। उसी तरह से गोपालगंज है। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा? लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। कमेंट कर जरूर बताएं क्या हम सुधार और कर सकते हैं आपके लिए। दोस्तों को शेयर जरूर करें। एक शेयर आपका मेरे लिए तो बनता है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। रोजाना ये सेट आएगा फुली डिस्कशन के साथ। धन्यवाद दोस्त।